सोचिए, वर्ल्ड बैंक एक ऐसी चेतावनी दे रहा है जो दुनिया के 100 से ज्यादा देशों का भविष्य तय कर सकती है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसे आर्थिक जाल के बारे में जो तेजी से आगे बढ़ती इकोनॉमीज पर अचानक ब्रेक लगा देता है। तो बात दरअसल ये है कि वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 ने एक बहुत ही सीरियस वार्निंग जारी की है, और ये वार्निंग है मिडिल इनकम ट्रैप के बारे में, यानी मध्यम आय का जाल। और यकीन मानिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि ये दुनिया की कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है। और देखिए, ये कोई एक दो देशों की कहानी नहीं है। 100 से भी ज्यादा देश इस जाल में फंसने के खतरे में हैं, जिनमें भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी शामिल हैं। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये चुनौती कितनी बड़ी और कितनी ग्लोबल है। तो आज की इस पड़ताल में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले कि ये 100 देश आखिर रुके हुए क्यों हैं। फिर ये ट्रैप यानी जाल असल में है क्या चीज, इससे बचने का 3I प्लान क्या है, खासतौर पर भारत के सामने क्या चुनौती है, जो देश इससे निकल गए उनसे हम क्या सीख सकते हैं, और आखिर में क्या यही है तरक्की का रास्ता। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, 100 देशों की रुकी हुई रफ्तार और दुनिया में इससे पैदा हो रहा असंतुलन। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मध्यम आय वाले देश दुनिया के लिए आखिर इतने मायने क्यों रखते हैं। अब ये आंकड़ा देखिए, ये वाकई में चौंकाने वाला है। दुनिया की 75% आबादी, जी हां 75%, इन्हीं मिडिल इनकम देशों में रहती है। लेकिन जब बात ग्लोबल जीडीपी की आती है तो इनका हिस्सा सिर्फ 38% है। मतलब दुनिया की 3/4 आबादी अपनी पूरी आर्थिक क्षमता का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रही है। ये एक बहुत बड़ा असंतुलन है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जाल आखिर है क्या। ऐसा क्या होता है कि जो अर्थव्यवस्थाएं इतनी अच्छी शुरुआत करती हैं वो बीच रास्ते में आकर अटक जाती हैं। चलिए इस ठहराव के पीछे की साइंस को थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, मिडिल इनकम ट्रैप का सीधा सीधा मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में एक ऐसा स्लो डाउन आ जाना जो तब होता है जब किसी देश के शुरुआती ग्रोथ इंजन, मतलब जिन चीज़ों की वजह से वो तेज़ी से बढ़ रहा था, वो ठंडे पड़ जाते हैं, उनकी भाप खत्म हो जाती है। इसे एक बड़े ही आसान से उदाहरण से समझते हैं, जिसे कहते हैं आसानी से मिलने वाले फल। मतलब शुरू में किसी देश के लिए सड़कें, पुल, फैक्ट्रियां बनाना ऐसा है जैसे पेड़ के नीचे लटक रहे फलों को तोड़ना। बहुत आसान और फायदा भी खूब मिलता है। लेकिन जब ये नीचे वाले सारे फल टूट जाते हैं तो फिर ऊपर के फलों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। बस इकोनॉमी के साथ भी यही होता है। एक लेवल के बाद सिर्फ और ज्यादा निवेश करने से वैसा फायदा नहीं मिलता। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ में आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। अच्छी बात यह है कि वर्ल्ड बैंक ने इससे निकलने का एक रास्ता भी सुझाया है, एक बड़ी ही साफ सुथरी स्ट्रैटेजी, जिसे वो कहते हैं 3I एस्केप प्लान। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? क्या देश इस जाल से कभी बाहर निकल भी सकते हैं? वर्ल्ड बैंक का मानना है हाँ, बिल्कुल निकल सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक सही और स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। और यही है वर्ल्ड बैंक की 3I स्ट्रैटेजी। ये विकास के 3 अलग अलग स्टेज पर फोकस करती है। पहला आय है इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, जो लो इनकम स्टेज के लिए जरूरी है। दूसरा आय है इन्फ्यूजन, मतलब बाहर की टेक्नोलॉजी को अपने सिस्टम में लाना, ये लोअर मिडिल इनकम देशों के लिए है। और फिर तीसरा आय है इनोवेशन, यानी खुद नई चीजें बनाना, ये अपर मिडिल इनकम स्टेज के लिए है। सबसे जरूरी बात यह है कि ये वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं है। ये एक सिलसिलेवार तरीका है जो देश के डेवलपमेंट लेवल के हिसाब से काम करता है। चलिए अब इस बड़ी ग्लोबल पिक्चर को थोड़ा जूम इन करते हैं और बात करते हैं भारत की, क्योंकि भारत इस वक्त एक बहुत ही अहम, एक क्रिटिकल मोड़ पर खड़ा है। जरा ये फर्क देखिए, 2022 के आंकड़ों के हिसाब से भारत में प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के मुकाबले सिर्फ 3.1% थी। ये एक बहुत बहुत बड़ी खाई है, जिसे पाटना किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं है। और यहीं पर वर्ल्ड बैंक की चेतावनी और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। उनका अनुमान है कि अगर भारत अपने पुराने तरीके से ही चलता रहा तो उसे अमेरिकी जीडीपी के सिर्फ 1/4 हिस्से तक पहुंचने में भी करीब 75 साल लग सकते हैं। जी हां, 75 साल। ये आंकड़ा साफ साफ बताता है कि अब एक नई स्ट्रैटेजी की कितनी सख्त जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस जाल से निकलना मुमकिन भी है? बिल्कुल है। चलिए उन देशों से सीखते हैं जो ये कमाल कर चुके हैं, जैसे कि साउथ कोरिया और चिली। इन दोनों की कामयाबी के पीछे एक कॉमन चीज थी, एक बहुत ही मजबूत धागा जो दोनों की कहानी को जोड़ता है।
और वो था एक पावरफुल और दखल देने वाली सरकार जिसने प्राइवेट सेक्टर को देश के आर्थिक लक्ष्यों की तरफ मोड़ा। साउथ कोरिया का केस लेते हैं। वहां की सरकार ने क्या किया? उन्होंने अपने बड़े बड़े प्राइवेट ग्रुप्स, जिन्हें चेबोल कहते हैं, उन्हें सीधे सीधे एक्सपोर्ट आधारित मैन्युफैक्चरिंग की तरफ धकेल दिया। जो कंपनियां सफल हुईं उन्हें इनाम दिया और जो नाकाम हुई उन्हें डूबने दिया। इससे सिर्फ सबसे मजबूत खिलाड़ी ही मैदान में बचे। और इसका नतीजा? अरे वो तो कमाल का था। 1960 में साउथ कोरिया की पर कैपिटा इनकम सिर्फ $1200 थी, जो 2023 तक बढ़कर $33,000 हो गई। ये एक जबरदस्त आर्थिक छलांग थी। वहीं दूसरी तरफ चिली का मॉडल थोड़ा अलग था। उन्होंने अपने नेचुरल रिसोर्स सेक्टर पर फोकस किया, जैसे कि सैल्मन, मछली का उद्योग। वहां की सरकार ने इस इंडस्ट्री को टारगेटेड सपोर्ट देकर दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया। तो अगर हम इन दोनों को साथ में देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है। साउथ कोरिया ने मैन्युफैक्चरिंग पर दांव लगाया और सरकार ने प्राइवेट ग्रुप्स को दिशा दी। वहीं चिली ने नेचुरल रिसोर्सेज को चुना और सरकार ने टारगेटेड मदद दी। मतलब तरीके अलग थे, लेकिन दोनों के पीछे का सिद्धांत एक ही था, सरकार का सक्रिय रोल। तो अब इस पूरी बातचीत को समेटते हुए हम एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। तो फिर तरक्की का, खुशहाली का रास्ता क्या है? तो एक बात तो साफ है, साउथ कोरिया और चिली की कामयाबी ये दिखाती है कि इस जाल से निकलने के लिए एक ताकतवर और दखल देने वाली सरकार की जरूरत थी। ये इन सफल कहानियों से निकलने वाला सबसे अहम और शायद सबसे ज्यादा बहस छेड़ने वाला नतीजा है। और यहीं पर आकर हमारा आखिरी सवाल खड़ा होता है, क्या एक पावरफुल सरकार ही तरक्की का ताला खोलने की इकलौती चाबी है, या फिर सवाल सिर्फ पावरफुल होने का नहीं बल्कि स्मार्ट होने का है? एक ऐसी सरकार जो ये जानती हो कि कब दखल देना है और उससे भी ज्यादा जरूरी कब पीछे हटना है। इसी सवाल का जवाब दुनिया के उन 100 से ज्यादा देशों का भविष्य लिखेगा।